जो है इसका गायत्री मंत्र आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, देखिएगा, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1951 से 1956 के बीच में आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपके, इस पर ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, के एन राज जो है, के एन राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था, आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपकी हमने कितना प्राप्त किया है, 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है। स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर ये आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके, ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं, इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है, इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर, छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके, इसका जो आपके उद्देश्य था, यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपके, इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके, इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके, जो चाइना था आपके, इसने 1962 में आपके, यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है, उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
प्लान हॉलिडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी, और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलिडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी इसको स्टार्ट करा। ठीक है, तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है। ठीक है, तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके इस पर योजना आधारित थी। ठीक है, तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपके जो फोर्थ 5 प्लान था ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था, या फिर अगर बात करूं मैं आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था। ठीक है, ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है, इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया। ठीक है, अच्छा टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था, और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना हमारा टारगेट था। ठीक है, इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया, और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया। ठीक है, तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था। ठीक है, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ। ठीक है, तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है, एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए। ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, डीपी धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है। ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, डीपी धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान। ठीक है, सरकार चेंज हो चुकी है आपके, और जो मोरारजी साहब हैं जनता पार्टी की ओर से आपके पीएम बन चुके हैं। ठीक है, पीएम बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार दोस्तों चेंज हुई तो आपकी क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत
भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके? गुरनार मेडल, इनकी बुक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन? आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके, और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है? छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है। छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है? आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया, और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है? 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं? 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है, और 1990 तक चलने वाली योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके? तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है, इसका नारा क्या है? सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको? इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है? अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके? फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके उसी समय तो हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, एलपीजी को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो एलपीजी को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था एचडीआई का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है। महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं और यूएनडीपी जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने अपनी जो योजना स्टार्ट की थी, उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस आपके कहाँ होती है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है, ठीक है। फिर आती है नवी योजना, ठीक है। 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है, ठीक है। और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है, ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी? आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है। 2 फरवरी 2006 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या है, लिखना तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी, ये विकास होगा, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया और 8% इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है। और इसी दौरान आपके जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपके वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान, ठीक है। ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पर है रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। ठीक है, ये आपकी मतलब था। और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था। आपको ध्यान रखना है टारगेट दोस्तों हमारा क्या था, आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया। ठीक है, इसमें कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो। ठीक है, ध्यान रखना है, ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना है आप सभी। तरकस में जितने तीर हैं तू चलाकर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तो शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। हेलो नमस्कार साथियों, लखनऊ नवाबों की नगरी, अदब की नगरी में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास द सो मस्ट बी गोन, हम कहीं भी रहें आपकी क्लास चलनी चाहिए, और हमने जुगाड़ लगा करके आपकी क्लास जो है उसको करवा दिया है। कुछ समस्याएं हो सकता है आपको भी आए, कुछ समस्या हो सकता है मुझे भी आए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की आपकी क्लास होनी चाहिए। ये आज क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ नहीं था यहाँ पर, तो मैंने अपने हाथ से लिख दिया है 10 जनवरी 2026 डेली करंट अफेयर्स जो है, इसमें आपका स्वागत है। तो अभी जो है मुझे आपके कमेंट जो है वो इधर देखने पड़ेंगे, ठीक है, और आप इधर हो, आपके कमेंट इधर होंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। तो स्वागत है आप सभी का, मेरा स्वागत है, क्योंकि आज हमारा सेमिनार है 11 बजे। तो हम यहीं पर थे लखनऊ के अंदर, तो आपकी क्लास यहीं से आपके होने वाली है। मैं रात को आया और सुबह आपकी क्लास के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्लास की। आज मनाया जाएगा विश्व हिंदी दिवस 2026। यूएई भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में हुआ शामिल। अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर विमेन एंड इंडिया 2025 इंडेक्स में बेंगलुरु को मिला शीर्ष स्थान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का किया उद्घाटन। WPL के चौथे संस्करण का पहला मैच नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में हुआ संपन्न। AK बाला सुब्रमण्यम को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किया गया नियुक्त। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को मिला GI टैग। मिष्टी योजना पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला। तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी की लॉन्च। उत्तराखंड पुलिस ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान। हबल टेलीस्कोप ने मैसियर 94 के पास खोजा बिना तारों वाला डार्क मैटर क्लाउड 9। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियां उनके लिए बनी है, छोटी मंजिल उनके लिए बनी है जिन्होंने अपना लक्ष्य ही छोटा तय कर लिया है। लेकिन जिनकी नजर आसमान पर है तो उन्हें रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। लोग रोकेंगे आपको, लोग कहेंगे कि यार क्यों ही माथा पच्ची कर रहा है। मैं अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ आपको। जब मैं डेली करंट अफेयर्स क्लास लेता था, और जैसे मेरे शादी वाले दिन मैंने क्लास ली, या फिर
मैं बेड रेस्ट पे था, स्लिप डिस हुआ तो मैंने क्लास ली, एक्सीडेंट के बाद क्लास ली मैंने, उस दिन मैंने क्लास ली, कोई मेरे घर में किसी की शादी थी, रिलेटिव की शादी थी तो मैंने क्लास ली, मैं शादी में नहीं गया। तो जो सबसे करीब लोग थे ना मेरे, उन सब ने कहा कि एक दिन क्लास नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा ना। अब बात तो बिल्कुल ठीक थी कि एक दिन क्लास नहीं लूंगा तो भी क्या हो जाएगा, पर आपने अगर खुद से कुछ निश्चय किया है, आपने खुद से एक संकल्प लिया है कि मैं डेली करंट अफेयर्स क्लास लूंगा, अगर आप उसको एक बार तोड़ दोगे तो निश्चित मान के चलना आप आगे भी तोड़ दोगे। मैं इस क्लास को कंटिन्यू क्यों कर पा रहा हूँ, मैं अपना सारा टाइम टेबल इस हिसाब से तय करता हूँ कि ये वाली क्लास होनी चाहिए, इस क्लास को मिस नहीं कर सकता, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि क्लास हो ये वाली। आज भी आपके सामने जैसी भी सुविधाएं मेरे पास थी मैं क्लास आपके लिए करवा रहा हूँ। हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ ऊपर नीचे हो, मैं कुछ ऊपर नीचे दिखाई दे रहा हूँ, वैसे अदब की नगरी के अंदर हूँ, नजाकत की नगरी के अंदर हूँ, तो वैसे भी सुंदर ही दिखूंगा यहाँ तो, है ना, क्योंकि लखनऊ तो शहर है, सुंदर शहर है आपका। तो फिर भी शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं केवल, ठीक है। लल्लन टॉप आज मैं नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है, जितनी सुविधाएं थी उस हिसाब से वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। और 11 बजे मुलाकात होगी। लखनऊ जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, पूरा फॉर्म जिन्होंने भरा है वो लोग जरूर आइएगा लखनऊ के अंदर सेमिनार में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। तो जो पहला जो हिंदी दिवस है आपके, देखो विश्व हिंदी दिवस की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये कब होता है, 10 जनवरी को होता है। कब होता है, 10 जनवरी को हर साल जो है विश्व हिंदी दिवस जो है यह सेलिब्रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केवल सवाल पूछे कि हिंदी दिवस कब होता है, तो हिंदी दिवस जो है यह होता है 14 सितंबर। कब होता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है यह सेलिब्रेट होता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। 10 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि 10 जनवरी आप जानते हो 1975 में नागपुर महाराष्ट्र के अंदर जो है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है। तो पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन है इसका जो आयोजन है यह कब होता है, तो ये आपके सम्मेलन जो है इसका जो आयोजन है वो नागपुर के अंदर 10 जनवरी 1975 को होता है। इंदिरा गांधी जी उस समय भारत की क्या थी आपकी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा आयोजन करवाया गया। इंदिरा गांधी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आयरन लेडी थी आपकी, ये उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी और इन्होंने ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये करवाया आपके 1975 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके, फिर इसी तारीख को हर साल जो है विश्व हिंदी दिवस जो है इस रूप में बनाया गया, ठीक है। हिंदी दोस्तों अभी यूएनओ के अंदर जो भाषाएं उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। यूएनओ के अंदर जो कार्य होता है वह 6 भाषाओं में दोस्तों होता है, ठीक है। यूएनओ के अंदर जो कार्य होता है यह 6 भाषाओं में होता है। यह आपने सुना भी होगा दोस्तों आपकी, जैसे कि फ्रेंच भाषा, कौन सी है, फ्रेंच है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा, कौन सी भाषा है आपकी, अंग्रेजी भाषा है, तो फ्रेंच है दोस्तों, अंग्रेजी है। स्पेनिश भाषा, कौन सी भाषा है, स्पेनिश भाषा है। चीनी, जिसको आप उसको मंदारिन भी कहते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, सो मंदारिन भी कहते हो आपकी, चीनी जो भाषा है आपके, सो ये भी आपके इसके अंदर जो है वह शामिल है आपके। तो चीनी भाषा जो है इसको भी दोस्तों शामिल किया गया है इसके अंदर आपके। तो अगर लैंग्वेज की मैं बात करूँ आपसे तो फ्रेंच है, अंग्रेजी है, स्पेनिश दोस्तों आपकी, चीनी जो आपके मंदारिन जो भाषा है वो हो गई। एक अरबी भाषा है, कौन सी भाषा है, अरबी है। एक रूसी भाषा है, ठीक है। तो ये भाषाएं शामिल है, आपको ध्यान रखना है। यूएनओ में हिंदी शामिल नहीं है, ठीक है। हिंदी जो आपके लिख दो आप यहाँ पर, हिंदी शामिल नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भाषाएं शामिल है, नोट कीजिएगा। अच्छा, हिंदी भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेज है ना उसमें भी नहीं है, ठीक है। जो शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में इसमें भी हिंदी शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी हिंदी शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा ना, क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर भी। अच्छा, क्यों नहीं है, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज में वो लैंग्वेज शामिल होती है जो मूल भाषाएं होती हैं। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसलिए संस्कृत तो क्लासिकल लैंग्वेज है पर हिंदी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, अगर आपसे बात की जाए यहाँ पर कि हमारे पास कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है वर्तमान में, हमारे पास वर्तमान में 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी लेटेस्ट हमारे पास 5 क्लासिकल लैंग्वेज जो है प्राकृत, पाली, मराठी, बंगाली, दोस्तों आपके ये जो है असमिया, ये हाल ही में आपके शामिल हुई है, मैंने आपको पढ़ाया था। और पहले से 6 हमारे पास थी, तमिल,
संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। तो कुल मिला के 11 क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके भाषाओं के लिए हमारे यहाँ पर संविधान में अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 8। वर्तमान में पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में आपके संविधान के अंदर जो है 22 भाषाएं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे जो राजभाषा है दोस्तों, उसका आर्टिकल पूछे आपसे कौन सा लिखना आपके, तो भाग नंबर 17 ना, भाग नंबर 17 जो है यह भी जो हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो राजभाषा है, उससे संबंधित नोट करना आपके। और आर्टिकल 343 भी आपको ध्यान रखना है, संघ की जो राजभाषा है उसका उल्लेख किया गया है इसके अंदर जो है। और ये भी सवाल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, 10 जनवरी से पहले कौन सा? 9 जनवरी। तो कल दिवस कौन सा था आपके? 9 जनवरी कल था। ठीक है, 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं आपके? प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवासी जो भारतीय दिवस है यह 9 जनवरी को बनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस है ना। अगला क्वेश्चन आपके क्यों बनाते? क्योंकि गांधी जी जो है आपके इसी समय भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी जी जो है यह साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए प्रवासी जो भारतीय दिवस है वो हम बनाते हैं। इसका जो सम्मेलन होता है वो हर 2 साल में होता है। ठीक है, इसका जो सम्मेलन होता है यह सम्मेलन हर 2 साल में होता है ना। जो सम्मेलन होता है यह 2 वर्ष में एक बार होता है। अभी 2025 में सम्मेलन इसका हुआ था। 25 के अंदर जो है आपको याद होगा भुवनेश्वर जो है आपके यहाँ पर ओडिशा के अंदर सम्मेलन हुआ था। अब 26 में नहीं होगा, 27 के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। सम्मेलन 2 वर्ष में आपके आयोजित होता है, नोट करना। और 25 में भुवनेश्वर उड़ीसा जो है यहाँ पर आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके विश्व हिंदी दिवस जो है आपके सामने यहाँ पर 10 जनवरी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में कौन शामिल दोस्तों हुआ? धन्यवाद, है ना, स्वागत करने के लिए भी धन्यवाद आपका। और मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग होस्ट होंगे, हम गेस्ट होंगे। ठीक है, तो आज आपका प्रोग्राम है ना, और मैं अकेला आया हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आज 4-5 घंटे मैं यहाँ पे रहूँ, बहुत सारी बातचीत करूँ आपसे, बहुत सारी घोषणाएं भी करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें उपहार स्वरूप में, एक बहाना चाहिए होता है वो आपको देने वाला हूँ। यूट्यूब पर जो स्टूडेंट है उनके लिए भी रहेगा, और जो लखनऊ सेमिनार में आएंगे उनके लिए थोड़ा स्पेशल रहेगा। बाकी सबके लिए वो उपहार जो है रहने वाले, वो भी मैं घोषणा करूँगा लाइव आकर के, वहीं से लाइव करूँगा। ठीक है, सभागार जो है वहीं से लाइव करूँगा। बाकी सारी व्यवस्थाएं आपको बनाए रखनी है जिससे हमारा प्रोग्राम लंबा चल सके, 4-5 घंटे हम यहाँ पर आपके सामने बिता सकें। क्योंकि मैं तो अगली कल वाली क्लास भी आपकी यहीं से लूँगा, लखनऊ से आपकी क्लास होने वाली है ना। चलिए, हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में कौन शामिल दोस्तों हुआ है? ठीक है, देखो अंटार्कटिका जो है, इस अंटार्कटिका में आप जानते ही हो कि अंटार्कटिका में भारत के 3 मिशन गए हैं। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के 3 मिशन गए हैं आपके, जिसमें एक है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपके अब जो है इनएक्टिव हो चुका है ना, ये इनएक्टिव हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है। ठीक है, इसके बाद एक मिशन गया आपके मैत्री, है ना, मैत्री। ठीक है, और एक गया कौन सा? आपके भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 मिशन जो है वो अंटार्कटिका में भारत की तरफ से गए थे। ठीक है, तो इस मैत्री को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ना, जो मैत्री है इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं और मैत्री 2 बना रहे हैं। ठीक है, मैत्री को हम रिप्लेस कर रहे हैं और मैत्री 2 जो है इसको हम लॉन्च करेंगे ना। इसी के अंदर कौन शामिल हो गया है? इसी में यूएई देश जो है ये शामिल हो गया। ठीक है, इसी में कौन शामिल हो गया? यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, यह मैत्री 2 जो मिशन आपके उसमें शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो कौन शामिल हुआ है? यूएई जो है इस मैत्री अभियान के अंदर जो है ये शामिल हो गया। ये 2029 तक जो है वह अंटार्कटिका के अंदर पहुंच जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका में तो 3 मिशन ये हो गए। अगर पूछूं आपसे, अच्छा अंटार्कटिका को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका को हम निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं, मतलब कि यहाँ पर इंसान नहीं रहता है।
इंसान नहीं रहता है तो वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च करते हैं। भाई इंसान जहाँ पर दोस्तों होगा वहाँ प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा। तो अगर आपको नेचुरल चीज चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी आपको, वो जहाँ इंसान नहीं होगा वहाँ मिलेगी। तो इसे यहाँ पर साइंटिस्ट आपके रिसर्च करते हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिकों का महाद्वीप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिकों का महाद्वीप भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव। कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माउंट विंसन मैसिव जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक ध्यान रखना है, ठीक, किसकी, अंटार्कटिका की। अच्छा दोस्तों, एक होता है आर्कटिक, यहाँ पर हमारा कौन सा मिशन है आपके, तो यहाँ पर हमारा हिमाद्री मिशन है। कौन सा मिशन है, हिमाद्री जो मिशन है आपके, ये कहाँ पर है, ये है आपके आर्कटिक के अंदर, ठीक है। तो हिमाद्री मिशन कहाँ पर है, आर्कटिक के अंदर है। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, ये कहाँ पर आपके, अंटार्कटिका में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगाओ स्टार, आपके ऑप्शन नंबर बी यूएई जो है वो करेक्ट दोस्तों आंसर है, ठीक है। अरे यार तुम तो डराते थे रसगुल्ला कि सर राजस्थान में सर्दी कम पड़ती है, आप आओ उत्तर प्रदेश सर्दी अधिक है। दोस्तों यहाँ सर्दी हमारे वहाँ से भी कम है रसगुल्ला, यकीन मानना दोस्तों। आप लोग जो है, हमारे अंदर इतना खौफ हो गया था कि भाई साहब पता नहीं जम तो नहीं जाएंगे लखनऊ पहुंच के लिए ना, पर दोस्तों मुझे लग रहा है कि हमारे वहां से सर्दी यहाँ पर कम है, हमारे वहां सर्दी ज्यादा है रसगुल्ला, तुमसे ज्यादा है, ठीक है, तो ध्यान रखना, डोंट अंडर एस्टिमेट, ठीक है। राजस्थान नाम सुनते ही गर्मी आता है दिमाग में ना, पर सर्दी है हमारे वहां भी, ठीक है। तो यूएई ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अबू धाबी राजधानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये आपके सामने फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान दोस्तों किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखो अवतार ग्रुप का टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया, ठीक है, मतलब महिलाओं के लिए टॉप सिटीज कौन है, ठीक है। अब महिलाओं के लिए मतलब कि महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं उसकी दोस्तों बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको जारी करने वाला कौन है, अवतार ग्रुप जो है ये इसको जारी करने वाला, ठीक है। अवतार ग्रुप जो है ये जारी करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछूं आपसे दोस्तों, इस जो आपके इंडेक्स है इसका मतलब पूछूं आपसे दोस्तों, क्या आपके दोस्तों इस इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि कहाँ पर सुरक्षा अच्छी है, कहाँ पर रोजगार के लिए साधन अच्छे हैं उनके लिए, कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, वही दोस्तों मतलब होगा आपके कि भाई कहाँ पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पर सुरक्षा बेहतर है, कहाँ पर रोजगार के साधन अच्छे हैं, यही इसका मतलब हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको जारी करने वाला अवतार ग्रुप। अच्छा इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो बंगलुरु जो है इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो बंगलुरु जो है आपके इसमें पहले स्थान पर है। और सेकंड स्थान पे कौन है, चेन्नई जो है यह सेकंड स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बंगलुरु पहले स्थान पर और चेन्नई जो आपका सेकंड स्थान पर है। तो लगाओ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बंगलुरु इसका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंगलुरु ठीक आंसर है, ठीक है। अब जिनका फॉर्म भरा है देखो उन्हीं को सीट मिल पाएगी, है ना, बाकी के लिए मैं है ना दावा नहीं कर सकता हूँ। बाकी आपको लगता है कि आपको आना चाहिए तो आप आ सकते हैं, पर मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म भरा था उन्हीं को सीट मिल पाएगी जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आपका शहर है रसगुल्ला, ठीक है, हम तो गेस्ट हैं, तुम तो होस्ट हो। दोस्तों ये तो आपको थोड़ी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक क्वेश्चन और लिखिए। अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर आपके सामने जो है सो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला जो है वो घोषित हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा आप यहाँ लिख दीजिए अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर देश का पहला बायो हैप्पी जिला जो है यह आपके यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, ठीक है। बायो हैप्पी जिला दोस्तों बनाया गया कहाँ पर, आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जिला दोस्तों कौन सा आपके, तो जिला का नाम है कैथी पेन्योर। अगर आपने नाम नहीं सुना कोई बात नहीं, कैथी पेन्योर नाम है। तो कैथी पेन्योर जिला जो है इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहला आपके बायो हैप्पी जिला जो है वह घोषित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। बायो हैप्पी का मतलब जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की बात हो, ठीक है, जहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण की बात हो उसे कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों आपके जहाँ पर
विविधता जो है इसके संरक्षण की बात हो उसे कहते हैं ना, जहाँ पर जैव विविधता संरक्षण की बात हो उसे कहते हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो एक कैथी पेन्योर है आपके, नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बंगलुरु इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। बंगलुरु टॉप्स लिस्ट एज मोस्ट वेलकमिंग सिटी इन इंडिया फॉर वुमेन प्रोफेशनल जो है इनके लिए। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज दोस्तों मतलब मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं लल्लन टॉप और लगवा पाता, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया। अभी भी दोस्तों आंखें खोल के खड़ा हूँ आपके लिए, ठीक है, इतना समझ लो बस आप जो है ना। तो अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया, क्योंकि जोधपुर से लखनऊ पड़ता है 1000 किलोमीटर और मैं आया हूँ बाई कार आया हूँ, बाई रोड, तो 1000 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो सोच के देख लो आप कि टाइम बहुत लगता है, मतलब 12 घंटे लग गए पहुँचने में लखनऊ जो है। केवल 3 घंटे के सेमिनार के लिए 12 घंटे चल के आया हूँ, 12 घंटे चल के जाऊँगा। तो देखिए अशोक लेलैंड दोस्तों ईवी फैक्ट्री जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका जो उद्घाटन है आपके यह किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इनके द्वारा उद्घाटन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अशोक लेलैंड ईवी दोस्तों फैक्ट्री, ठीक है। ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी का मतलब आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उद्देश्य क्या है आपका? देखो इसका पहली बात तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लखनऊ के अंदर। वाह, लिखिए लखनऊ जो है यहीं पर उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो लखनऊ के अंदर उद्घाटन किया गया, ध्यान ना। उद्घाटन रक्षा मंत्री जी के द्वारा किया गया। उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है ये किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जो है ये इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको याद है राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इन्होंने ही लखनऊ के अंदर जो है ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई की स्थापना की थी, है ना। लेकिन ब्रह्मोस विनिर्माण जो इकाई है इसकी स्थापना की, ठीक है। तो ब्रह्मोस विनिर्माण जो इकाई है इसकी भी स्थापना किसने की थी? इसकी भी स्थापना लखनऊ के अंदर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की गई थी। ये भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों अशोक लीलैंड कंपनी बस बनाती है, आप जानते हो। बस कैसी होगी दोस्तों आपके? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री स्थापित हुई है, तो बस कैसी होगी? इलेक्ट्रिक बस होगी, मतलब सो ई बस होगी। तो पहली डेडिकेटेड ई बस जो है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, तैयार होगी, ठीक है। तो पहली डेडिकेटेड आपके फैक्ट्री है जो किसके लिए? आपके ई बस के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली डेडिकेटेड ई बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये स्थापित हुई है, ये ध्यान रखना, लखनऊ के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ हुआ है, ठीक है। दोस्तों लखनऊ की बात करूं मैं आपसे, तो लखनऊ के अंदर दोस्तों अभी हाल ही में आपके दोस्तों लखनऊ के अंदर अभी हाल ही में देखना आपके जो आपके राज्य की पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो है इसका भी शुभारंभ हुआ है, ठीक है। ब्रेल लाइब्रेरी किन के लिए होगी? जो ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके पढ़ने के लिए जो उभरे हुए अक्षरों का यूज करते हैं हम लोग आपके, वो ब्रेल दिवस कब बनाते हैं? 4 जनवरी को बनाते हैं ब्रेल दिवस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों लखनऊ राष्ट्रीय विकास, अभी जो आपके स्मारक तैयार हुआ है, आपने राष्ट्रीय निर्माण स्मारक तैयार हुआ है जहाँ पर 3 प्रतिमा स्थापित हुई है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, और इसके अलावा दोस्तों आपके वो भी कहाँ पर हुई है? लखनऊ के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिएगा, हाल ही में वर्ष 2026 में WPL के कौन से संस्करण का आगाज हुआ? ठीक है, देखो WPL की मैं बात करूं आपसे, WPL मतलब महिला प्रीमियर लीग है ना। कई लोग बोलते हैं महिलाओं का IPL, ऐसे नहीं बोलना है, महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, महिला प्रीमियर लीग। दोस्तों वो तो पिछली बार आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप महिला जीत गई। इससे भारत में महिला क्रिकेट को लेकर के एक नई क्रांति आई है, ठीक है। लोग WPL के मैच भी देख रहे हैं ना, लोग महिला
जो क्रिकेटर का जो ऑक्शन हो रहा है आपके उसमें भी आपके लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके अंदर भी। तो ये एक अच्छा चेंज हुआ है ना। ये दोस्तों होता है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना आपके गांव में, यकीन मानना लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। केवल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारी उम्मीदों का सिलेक्शन उस दिन हो जाएगा जिस दिन आपका होने वाला है। आप वो पहले व्यक्ति होंगे जो इस क्रांतिकारी को लाने का जिम्मा उठा के बैठे हैं। देखिए, और कोई भी क्रांति लानी हो, कोई भी इतिहास रचना हो, तो एक चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। जो सोच लिया, खुद से जो ठान लिया, उसको पूरा करना है। आपने अगर ठान लिया कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो मतलब फिर पढ़ना है, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए। आपने ठान लिया कि मुझे 1 ही घंटा पढ़ना है डेली, तो फिर वो 1 घंटा पढ़ना ही है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन 10 घंटे पढ़ोगे और 9 दिन नहीं पढ़ोगे। माना कि बराबर 10 घंटे बैठने वाला है, पर वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि डिसिप्लिन में पहली चीज आती है, वो है कंटिन्यूटी, निरंतरता। पहली अनिवार्य शर्त है अनुशासन की। ठीक है, चलिए दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग की बात करूं मैं आपसे, तो ये कौन सा संस्करण आपके? 4th संस्करण। ठीक है, ये कहां पर स्टार्ट हुआ लिखना आपके, तो ये स्टार्ट हुआ डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। कहां पर? डी.वाई. पाटिल जो स्टेडियम है, यहां पर चालू हुआ, नोट करना। ये कहां पर है? नवी मुंबई के अंदर। तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई जो है, यहां पर स्टार्ट हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट मैच किसके बीच में हुआ आपके? तो पहला मैच जो है ये आरसीबी वर्सेज मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 5 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे महंगी खिलाड़ी पूछूं आपसे कौन है, तो लिखना सबसे महंगी जो खिलाड़ी है आपके, वो है आपकी दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा जो है, ये है सबसे महंगी खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या नाम है? दीप्ति शर्मा जो है सबसे महंगी खिलाड़ी है, आपको ध्यान रखना है। 3.2 करोड़ रुपीज के अंदर जो है यूपी वॉरियर जो है इन्होंने खरीदा है। ठीक है, तो यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपीज के अंदर 3.2 करोड़ रुपीज के अंदर जो है इन्हें खरीदा है, आपको ध्यान रखना है, ये नोट कीजिए। WPL इस बार कहाँ कहाँ पर होगा, तो होस्ट कौन है इसका? तो एक तो नवी मुंबई के अंदर होगा और एक बड़ोदरा के अंदर होगा। ठीक है, 2 जगह जो है WPL के मैचों का आयोजन होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो नवी मुंबई के अंदर और बड़ोदरा जो है, यहाँ पर WPL के मैचों का आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पहले वाला दोस्तों जो हुआ था आपके तीसरे नंबर वाला, उसको जीतने वाली टीम कौन सी है? मुंबई जो है आपकी जीतने वाली। ठीक है, सेकंड वाले कौन जीता था? आरसीबी जीती थी, है ना। और पहले वाले को आपके मुंबई इंडियन जीती थी, आपको ध्यान रखना है। तो अब तक तीनों में से 2 बार मुंबई जीत चुकी है, 1 बार दोस्तों आरसीबी जीती है, ध्यान रखना। बाकी एक कौन से नंबर का है आपके? 4th नंबर का है WPL, आपको ध्यान रखना है। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है आपके? दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी है, 3.2 करोड़ रुपीज के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, सवाल पूछे WPL में 1000 रन बनाने वाली आपकी पहली खिलाड़ी का नाम क्या है? नेट साइबर ब्रंट। तो इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा, नेट साइबर ब्रंट। ठीक है, नेट साइबर ब्रंट जो है नोट करना। ठीक है दोस्तों, वायरस का नाम नहीं है ना, ऐसा लग रहा है ना, नेट साइबर ब्रंट दोस्तों, जैसे ऑप्टिकल फाइबर की लाइन हुआ ना, ये महान खिलाड़ी है। ठीक है, नोट कीजिएगा। और ये एक ही है ना, तो लिखना WPL में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी। ठीक है, WPL में 1000 रन बनाने वाली पहली जो खिलाड़ी है, उनका नाम है नेट साइबर ब्रंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। अभी हमारा 4th संस्करण है और पहला मैच जो है आपके, वो आपके डी.वाई. पाटिल स्टेडियम आपके वहां पर नवी मुंबई के अंदर आयोजित हुआ। ये वही स्टेडियम है जहां पर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। ठीक है, जो महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसका फाइनल मैच जो है वो भी वहीं पर हुआ था, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। आपको याद होगा, पहली बार महिला क्रिकेट के मैच के अंदर मैंने खचाखच भरा हुआ स्टेडियम देखा था आपके, वो एक अलग ही गर्व की अनुभूति थी, है ना। ये खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है और रात को 12:30-1 बजे के आसपास जो है वो जीती थी भारत की टीम जो है। और भारत में दिवाली का सा माहौल था ना उस दिन जो है, क्योंकि उससे पहले हम एक वर्ल्ड कप जो है फाइनल मैच हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। तो हमें लगा कि उसकी हमने जो उसकी भरपाई जो हमने वहाँ पे की थी, है ना। चलिएगा,
हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया है? तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड है इसका जो चेयरमैन है वो किन्हें अपॉइंट किया है, सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका चेयरमैन जो है नोट करना आपके, वह ए के बाला सुब्रमण्यम को किया गया है। ठीक है, तो ए के बाला सुब्रमण्यम जो है इन्हें अपॉइंट किया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन ए के बाला सुब्रमण्यम जो है इन्हें किया गया है। कितने साल के लिए किया गया आपके? यह 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए जो है चेयरमैन अपॉइंट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों एटॉमिक एनर्जी का सेफली यूज हो इसके लिए संस्था बनाई गई है। ठीक है, तो यह संस्था जो है वह है न्यूक्लियर सेफ्टी एक रेगुलेटरी बोर्ड है आपके। न्यूक्लियर सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वोच्च संस्था है भारत की आपके, इसको बनाया गया। 1983 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन होता है। कब होता है? 1983 के अंदर जो है गठन इसका होता है। और जो इसका अधिनियम था ना दोस्तों आपके, वो तो एटॉमिक जो एनर्जी एक्ट है 1962 का, उसी के तहत आपके इसको वैधानिक संस्था बनाया गया। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है 1962 जो है दोस्तों, इसी के द्वारा जो है आपके एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 जो है इसके द्वारा नोट करना आपके इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हारे कमेंट इधर है और तुम उधर दिखाई दे रहे हो, मुझे तुम्हें देखना है तो ऐसे देखना पड़ेगा दोस्तों। कमेंट इधर है आपके। करंट अफेयर्स वाली बुक मिल जाएगी दोस्तों आज। ठीक है, अब वो करंट अफेयर्स वाली वार्षिकांक बुक चाहिए ना, तो आज जो है वो मैं आपको दोस्तों मतलब जो उसकी MRP है ना उससे कम में ही दे जाऊंगा। ठीक है, मैं 500 बुक लेकर आया हूँ ना, करंट अफेयर्स की 500 बुक लेकर आया हूँ। जहाँ सेमिनार है उसके बाहर ही एक स्टॉल लगेगी, उस स्टॉल पे 500 बुक होंगी करंट अफेयर्स की, और 100 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, 140 उसके ऊपर प्रिंट है ना, कोई बात, 100 रुपये में आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो ले लीजिएगा। ठीक है, 11 बजे से और 1-2 बजे तक जो है मिल जाएगी आपको, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, 100 रुपये के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। ठीक है, जो लखनऊ के अंदर है, और करंट अफेयर्स वाली वार्षिकांक बुक 100 रुपये में चाहिए तो आज उपलब्ध है। और भी बहुत सारी बुक हैं जो बहुत कम कीमत पर आज उपलब्ध होंगी वहाँ पर, ये आपके लिए एडवांस सूचना है। ठीक है, ऐसा मत करना बुक के चक्कर में आ जाओ ना कि गुरुजी बुक मिल रही है पटना से आ रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आपके अगला जो है FCI। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिखना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, खाद्य इसको बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम। क्या बोलते हैं? भारतीय खाद्य निगम की बात करते हैं। अच्छा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में होती है, 1964 के अधिनियम से होती है। ठीक है, कब होती है? 1965 में, 64 के अधिनियम से होती है। कौन है इसकी हेड आपके? रविंद्र कुमार जो है, रविंद्र कुमार अग्रवाल, ये इसके हेड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रविंद्र कुमार अग्रवाल जी जो है इनको जो है इनका हेड बनाया गया, ध्यान रखना। तो ये भी नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी ए के बाला सुब्रमण्यम जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। ए के बाला सुब्रमण्यम जो है इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग दोस्तों प्रदान किया गया? ठीक, किसको? नागौरी अश्वगंधा। तो नाम से स्पष्ट है, नागौर मतलब राजस्थान। तो नागौर राजस्थान जो है, यहाँ का जो अश्वगंधा है इसको GI टैग मिला है। क्या मिला है? इसे GI टैग मिला है, ध्यान रखना आपके। और राजस्थान की तरफ से GI टैग दिया, राजस्थान को इसका GI टैग मिला है। अच्छा, अश्वगंधा तो हम पहले भी दोस्तों पढ़ चुके हैं, अभी कुछ दिनों पहले अश्वगंधा के ऊपर स्मारक डाक टिकट जो है यह जारी किया गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिएगा दोस्तों। अश्वगंधा जो है आपकी, इसको पूरे विश्व में बिथानिया सोमनीफेरा जो है इस नाम से जानते हैं। ठीक है, बिथानिया सोमनीफेरा जो है इस नाम से अश्वगंधा को जानते हैं, ध्यान रखना। सो अश्वगंधा जो होता है वो दर्द निवारक होता है, तनाव को भी दूर करता है। ठीक है, जो टेंशन होती है, तनाव जो होती है, इसको भी दूर करता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ाता है बॉडी के अंदर, एनर्जी लेवल जो है यह बढ़ाता है बॉडी के अंदर।
इन सब चीजों में आपके मेडिकल यूज के अंदर दोस्तों इसका यूज होता है, ठीक है, किसका, अश्वगंधा का। अच्छा, इससे पहले दोस्तों राजस्थान के अंदर बात करूं मैं आपसे, तो राजस्थान के अंदर इससे पहले जीआई टैग की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले एक सब्जी थी राजस्थान के अंदर, जो पंचकुटिया सब्जी हमारी, कैर सांगरी की सब्जी, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। इससे पहले बीकानेरी जो भुजिया है, इसका भी, इसके पास भी क्या है, जीआई टैग है ना। और इससे पहले लिखना आपके, इससे पहले जो है आपके ऊंट के ऊपर चित्रकारी जो होती है, उस्ता कला जो है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो बीकानेरी भुजिया को, उस्ता कला को और कैर सांगरी की सब्जी को जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों आपके। एक मेहंदी है हमारे यहाँ की सोजत की, कहाँ की, तो सोजत है आपके, इसकी जो मेहंदी है पाली के अंदर, इसको भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इन्हें जो है आपके भारत राजस्थान में जीआई टैग मिला हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, भौगोलिक संकेतक सूचकांक। कोई चीज किसी स्थान विशेष के लिए, कोई चीज किसी स्थान की बड़ी महत्वपूर्ण होती है, विशेष होती है, तो उसको उस स्थान की तरफ से जीआई टैग दे देते हैं। जैसे बीकानेर की भुजिया हो गया, पाली के अंदर जो सोजत की मेहंदी हो गई, बीकानेर का उस्ता कला हो गया, ऐसे, ठीक है। तो नागौर की अश्वगंधा हो गई है ना। इसके लिए भारत में अधिनियम आता है 1999 का अधिनियम। कब से लागू होता है, 2003 से लागू होता है, ठीक है। मंत्रालय कौन सा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। पहला जीआई टैग कब मिला आपके, 2004 में मिला। किसको मिला आपके, दार्जिलिंग की चाय को मिला। किसको मिला है, दार्जिलिंग की चाय को मिला, पश्चिम बंगाल, आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया, राजस्थान दोस्तों आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान ठीक आंसर है। फोटो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यशाला है वो कहाँ दोस्तों स्टार्ट होती है, ठीक है। देखो मिष्टी का नाम, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप मिष्टी के बारे में जानते होंगे, ठीक है। मिष्टी योजना जो है, मिष्टी योजना जो है, नोट करना आपकी, यह मिष्टी योजना जो है, यह मैंग्रोव वनस्पति जो है, इसके संरक्षण के लिए, ठीक है। तो मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए कौन सी योजना है, मिष्टी योजना। किसके संरक्षण के लिए, मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए मिष्टी योजना है। आपको शायद याद हो तो COP 27 जो मिस्र के अंदर हुआ था 2023 दोस्तों ना, COP 27 जो हुआ था आपके मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर, यहाँ पे हुआ था आपके, तो इसमें मैंग्रोव वनों के संरक्षण की बात की गई है ना। जो मैंग्रोव वन होते हैं इनके संरक्षण की दोस्तों बात की गई थी आपके। मैंग्रोव वन वो होते हैं जो तट के पास मिलते हैं, ठीक है। ये सुंदरवन जो है आपके मैंग्रोव वन है ना। मैंग्रोव दोस्तों वन कौन होते हैं आपके, जो तट के पास मिलते हैं, ठीक है, तट के पास मिलते हैं, ठीक है, तट के पास मिलते हैं आपके। एग्जाम्पल लिखिए, सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वन है, ठीक है। सुंदरवन जो कि सुंदरी वृक्ष है आपके, इस कारण नाम है इसका, ये मैंग्रोव वन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और COP 27 में इसके ऊपर चर्चा होती है। फिर दोस्तों भारत में बजट आता है, बजट में मिष्टी योजना की घोषणा होती है। और 5 जून 2023 को, क्योंकि 5 जून की तारीख वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस तारीख को मिष्टी योजना जो है ये भारत में स्टार्ट हो गई है ना। तो 5 जून 2023 को भारत के अंदर जो है मिष्टी योजना जो है इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो 5 जून 2023 को मिष्टी योजना जो है इसको भारत के अंदर जो है स्टार्ट कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 जून 2023 को मिष्टी योजना को भारत के अंदर स्टार्ट कर दिया। अब इसी मिष्टी योजना के ऊपर जो है एक कार्यशाला जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला कहाँ पर हुई है, तो यह कार्यशाला जो है यह विजयवाड़ा के अंदर हुई है, ठीक है। विजयवाड़ा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कार्यशाला कहाँ पर, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर जो कार्यशाला है इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर दोस्तों, ध्यान रखना है। तो मिष्टी योजना कब स्टार्ट हुई, पहला क्वेश्चन आपके। मिष्टी योजना का जिक्र कौन से COP में हुआ, सेकंड क्वेश्चन। मिष्टी योजना का संबंध किससे, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो मैंग्रोव वन होते हैं आपके, ये लवणीय जल में होते हैं, इसलिए इनको लवणोद्भिद कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, लवणोद्भिद कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इन्हें हेलोफाइट। अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में कहते हैं इन्हें हेलोफाइट। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुंदरवन इसी का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश जो है वो ठीक आंसर है, नोट कीजिएगा। नेशनल वर्कशॉप ऑन मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। दोस्तों शोरलाइन का मतलब तट के पास जो
मैंग्रोव वनस्पति होते हैं उनका संरक्षण करना और आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जो इनकम का सोर्स है उसको बढ़ावा देना। इसके लिए 8-9 जनवरी को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ये वर्कशॉप जो है इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है इसको लाने वाला दोस्तों कौन? ठीक है, तो डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, तो डीप टेक स्टार्टअप जो पॉलिसी है, पहला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इस भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है इसको लाने वाली गवर्नमेंट कौन सी है? तमिलनाडु सरकार, नोट करना। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है आपकी? स्टालिन साहब जो है मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है ये दोस्तों लेकर आएगी, जिसका उद्देश्य जो है आपके 100 नए स्टार्टअप तैयार करना है इसके अंदर, और उसके साथ 100 करोड़ रुपए जो है आपके ये जुटाना दोस्तों उद्देश्य है। ठीक है, तो लिखना आपके इसका उद्देश्य है 100 न्यू स्टार्टअप तैयार करना इस फील्ड के अंदर। ठीक है, और 100 करोड़ रुपए जो है यह जुटाना जो है यह भी इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लैब के अंदर दोस्तों, लैब के अंदर जो भी नवाचार हो उस नवाचार को बाजार तक लेके जाना दोस्तों ना, ऐसा नहीं हो जैसे कि ये सब बहुत जरूरी चीज है। एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो वोकेशनल हो। एजुकेशन वो होनी चाहिए आजकल स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको भविष्य में रोजगार दिला सके। ठीक है, ये साइन कोस टेन कोट लैम्बडा टेम्बडा दोस्तों क्या फायदा इनका पढ़ने का? आपने कौन सी जिंदगी में काम किया लैम्बडा टेम्बडा का? बताओ मुझे आपके, है ना, साइन कोस टेन कोस कुछ आया दोस्तों जिंदगी में आज तक जो है? तो वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए आपके, मतलब कि इंडस्ट्री को जरूरत किसकी? स्किल्ड लेबर की जरूरत है। आपको स्किल्ड लेबर बनाया जाए, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जाए। ऐसे ही दोस्तों आपके बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। क्या वो नवाचार मार्केट तक पहुंचे? अगर पहुंचे तो वो काम के, नहीं पहुंचे तो कोई काम के नहीं। तो इन स्टार्टअप का, इस पॉलिसी का उद्देश्य होगा कि जो भी नवाचार हो वह नवाचार लैब से मार्केट तक पहुंचे। ठीक है, जो भी नवाचार हो, जो भी इनोवेशन हो, जो नए आइडिया हो, वो लैब से मार्केट पहुंचे, मतलब दोस्तों इम्प्लीमेंट हो। क्या हो? इम्प्लीमेंट हो, ये इसका उद्देश्य होने वाला है। और ये पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा, आपको ध्यान रखना है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में दोस्तों पहला स्थान जो है किसको प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है 2.0 रैंकिंग जो है, अगर बात करूं मैं आपसे, मतलब कि इस सिस्टम को किस राज्य ने सबसे अच्छा इंप्लीमेंट किया है दोस्तों ना, इस सिस्टम को किस राज्य ने सबसे बेहतर इसका क्रियान्वयन किया है उसकी बात करते हैं। ठीक है, और इसमें पहला स्थान किसका है? उत्तराखंड जो है ये इसमें पहला स्थान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड इसमें पहले स्थान पर नोट करना। और दूसरा स्थान किसका है? हरियाणा जो है आपके, यह दूसरे स्थान पे ध्यान रखना। तो उत्तराखंड पहले स्थान पे, हरियाणा दोस्तों दूसरे स्थान पर है। एक्चुअली में दोस्तों जो क्रिमिनल जस्टिस है, आपराधिक जो न्याय, आपराधिक श्रेणी जो आपके अपराध है दोस्तों, उनसे संबंधित जो भी न्याय आपके प्रणाली है भारत का, उसको आधुनिकरण करने के लिए जो है हमने सिस्टम बनाया था। ठीक है, तो जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, आपराधिक जो न्याय प्रणाली है, जो हमारी सीआरपीसी है, आपराधिक न्याय प्रणाली जो है आपके, अब तो सीआरपीसी के दोस्तों स्थान पर नहीं आ चुकी है, एक तो बीएनएस आ चुका है, एक बीएनएसएस आ चुका है भारत के अंदर जो है। आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकरण के लिए ना, के आधुनिकरण के लिए जो है ये हमने जो है सिस्टम तैयार किया, ध्यान रखना। इसमें उत्तराखंड पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में उत्तराखंड पहले स्थान पर है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर। हबल टेलीस्कोप ने मैसियट 94 के पास खोजा बिना तारों वाला डार्क मैटर क्लाउड 9 जो है ये खोज लिया है। खोजने वाला हबल टेलीस्कोप नासा का है। मैसियर 94 जो गैलेक्सी है आपकी, जो कि स्पाइरल गैलेक्सी है, इसी के दोस्तों पास जो है इसे खोजा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हबल टेलीस्कोप ने खोजा है, नासा का टेलीस्कोप है, स्पाइरल गैलेक्सी मैसियर 94 के पास में खोजा है। एक दुर्लभ है बिना तारों वाला क्लाउड जो है इसको पहचाना है, जिस पर डार्क मैटर का दबदबा है, जिसका निकनेम क्लाउड 9 आपको ध्यान रखना है। धरती से लगभग 14 मिलियन लाइट ईयर,
प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है ना, लाइट ईयर किसकी इकाई, दूरी की, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है, ठीक है। तो इतना दूर है आपके पृथ्वी से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िएगा, ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर, ये हमारी मैगजीन आपके सामने मंथली मैगजीन है और ये वार्षिकांक आपको मार्केट में उपलब्ध है। बाकी आज जो है ये आपको ऑफलाइन भी आपके सब जगह उपलब्ध है। वैसे आज जहाँ पर हमारा सेमिनार है वहाँ पर बाहर जो है आपको ये उपलब्ध है, आज 100 रुपये के अंदर ही आपको उपलब्ध है, पर केवल 500 कॉपी इसकी है, ठीक है। हमारी टीम केवल 500 कॉपी ला पाई है इसकी, तो 100 रुपये में आपको उपलब्ध है। आज जो है रविंद्रालय के बाहर जो है वहाँ पर उपलब्ध है, अगर आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। यह भी सूचना आपके लिए। बाकी पूरा 25 का करंट अफेयर्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों रिवीजन कर लीजिए फटाफट आपके। भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने की है, यूएसए ने की है ना। खान सुरक्षा महानिदेशालय का 125वां स्थापना दिवस बनाया गया, झारखंड धनबाद में इसका मुख्यालय। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है आपके, कतर हो गया ऑप्शन नंबर 1 आंसर। जीडीपी में कितने % की ग्रोथ का अग्रिम दोस्तों अनुमान आपके, जीडीपी ग्रोथ 7.4%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में जिनसन जॉनसन ने संन्यास लिया है, जिनसन जॉनसन का खेल कौन सा हो गया आपके, जिनसन जॉनसन दोस्तों खेल जो आपके रनिंग हो गया, धावक है, एथलीट है, एशियन गेम्स में गोल्ड लाए थे 18 में जकार्ता में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने शुभंकर कौन सा लॉन्च करा है, उदय लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। पंखुड़ी लॉन्च करने वाला कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पंखुड़ी। माधव गौडगिल कौन है आपके, फेमस इकोलॉजिस्ट, पश्चिमी घाट के लिए काम किया है। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर जो है ये किसने लॉन्च करी, आपके गोवा के अंदर लॉन्च हुई। रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिजोरम के अंदर प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 पूछूं आपसे, यूएसए का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसे हमने LVM 3rd M6 से लॉन्च करा था। ये क्वेश्चन आपके लिए, और ये आपके सामने मैगजीन यहाँ पर, और ये वार्षिकांक आपके सामने, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आज का कार्यक्रम था। तो आज जो है हमने फिर भी पूरी कोशिश करी आपकी क्लास करवाने की, और फाइनली क्लास पूरी हो चुकी है। ये जो स्टूडियो है वो हमारी प्रिया मैम है जो रीजनिंग पढ़ाती है, उनके घर पे लगा हुआ था। तो क्योंकि ये जहाँ पर मैं रुका हुआ था वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पर ही था, और सुबह का टाइम है, ठंड का टाइम है भाई साहब, सुबह जग कर आना दोस्तों अपने आप में चैलेंज होता है ना। तो ठीक है, एक वो भी आ गई। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी तो है ना कि उन्होंने वो जग गई, उन्होंने वेलकम किया, और आपकी ये क्लास हो गई आज है ना। तो कल भी आपकी क्लास लखनऊ से होने वाली है। बाकी आपके प्यार के लिए आभार, और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, ठीक है। जितने बच्चे आएंगे या फिर जो नहीं आएंगे कोई बात नहीं, जो आ पाएंगे उन सभी का वेलकम है, और जो नहीं आ पाएंगे उनसे भी एक ही बात कहूँगा, जीवन के अंदर कुछ पाना है तो त्याग करना पड़ेगा। देखो त्याग जीवन में करना ही पड़ेगा, या तो अपने सपनों का करना पड़ेगा त्याग, कुछ नहीं करोगे तो सपनों का त्याग करना पड़ेगा, या फिर दोस्तों नींद का करना पड़ेगा, सुख का त्याग करना पड़ेगा। एक बार तो करना पड़ेगा जीवन में। अगर आपको आने वाली पीढ़ियों को बेहतर करना है तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, राम राम आप सभी को। ध्यान रखना अपना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना, ये देश की आन बान शान है। कल फिर मिलेंगे रविवार की तारीख को। बाकी जो फॉर्म भरे हुए स्टूडेंट हैं उनसे आज मुलाकात होगी 11 बजे, रविंद्रालय सभागार, लखनऊ 4 बाग स्टेशन के पास। टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि आज लंबी मुलाकात आपसे होने वाली है। जय हिंद, थैंक यू।